चाइना ने एक लेटेस्ट प्रोवोकेशन किया है। भारत की एक सिटीजन जो अब लंदन बेस्ड हैं, वो शंघाई एयरपोर्ट पे थी। वो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का इंटेग्रल पार्ट है वहां पैदा हुई थी, और चाइना उनको शंघाई एयरपोर्ट पे रोक लेता है। 18 घंटे उनकी हरासमेंट होती है। वो बताती हैं बाद में कि चाइना कहता है कि आप अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए तो वो चाइनीज टेरिटरी है उनके मुताबिक। उनको चाइना का पासपोर्ट लेना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया, पर चाइना डबल डाउन करता है, कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। दूसरी तरफ जो ये नया कू के बाद अमेरिका का पपेट बैठा हुआ है, वो बार बार भारत को प्रवोक कर रहा है, चाहे वो चिकन स्नेक को लेके हो, चाहे वो इंडिया का मैप को लेके हो। वो एक सेकेंड प्रेशर चल रहा है। तीसरी तरफ थोड़ा अफगानिस्तान से सरप्राइजिंगली बार बार मिनिस्टर्स भारत के अंदर आ रहे हैं। ये तीनों टॉपिक्स अलग हैं, बट भारत की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, और कई लोग कह रहे हैं इनके अंदर कॉमन थ्रेड भी है, शायद वो चाइना हो सकती है। ये सारे इश्यूज समझने के लिए एंड व्हाट शुड बी इंडियाज रिस्पॉन्स टू दैट, आई एम वेरी प्लीज टू से आज हमारे साथ हैं कर्नल मयंक चौबे जी, हु हैज हैड अ डिस्टिंग्विश्ड करियर इन द आर्मी, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, और तीनों के रिस्पॉन्सेज अलग होने पड़ेंगे प्रोबेबली। तो क्या होना चाहिए चाइना के साथ, क्या होना चाहिए बांग्लादेश के साथ, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू किरण। थैंक यू सर। अगर हम शुरू करें अरुणाचल प्रदेश से, ये एकदम से सडन नया प्रोवोकेशन आया है। जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको इनवाइट कर रहा था, तो मैं सोच रहा था आई विल डिस्कस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बट बीच में एकदम से ये हो जाता है। तो ये क्या है चाइनीज स्ट्रैटेजी, और व्हाट शुड बी इंडियाज रिस्पॉन्स। एक कॉमन रिस्पॉन्स जो सारे बात करते हैं, मैं वो बोल के कि तिब्बत के अंदर वी नीड टू रीथिंक आवर स्टैंड and we need to come out boldly, but what is the problem, why is the government not doing it, and what should be the stand, sir? आप please बताइए। Thank you, Ishkaran, for inviting me on your show. It's a pleasure speaking with you. Regarding the Chinese issue, now the Chinese issue is not new. ये इंग्लिश में चलेगा ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स? सर हिंदी इंग्लिश, बस ज्यादा हिंदी बेटर है, अगर ज्यादा कोई हिंदी चैनल है तो फिर 1914 की बात है। एक शिमला कन्वेंशन होता है, और उस समय ब्रिटिश इंडिया और चाइना के साथ में, जहां पर मैकमोहन लाइन जो होती है वो बनाई जाती है। चाइना शुरू से मैकमोहन लाइन को नहीं मानने को तैयार था, पर जो ब्रिटिश इंडिया था वो मैकमोहन लाइन को सैक्रोसैंक्ट मान रहा था। बात आगे बढ़ती है, चाइना जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, और उस समय वो कहता है कि सदर्न तिब्बत इज अरुणाचल, दे कॉल इट सदर्न तिब्बत। सो दे हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ स्टैंड कि ये हमारी टेरिटरी, और हम बोलते हैं हमारी टेरिटरी है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी नोन एज नेफा, और उस समय दलाई लामा भारत आते हैं और किस प्रकार से युद्ध होता है और कैसे नेफा में वो अग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सीन बाय एवरीबॉडी। बट व्हाट वी हैव डन इज, एंड इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, ईश्वरन आई शुड शेयर विद यू, कि उस इलाके में मैंने नौकरी की है, और जब हम पेट्रोल लेके जाते थे तो हमें बताया जाता था कि हमने यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बिल्ड नहीं किया है कि अगर बाई चांस चाइनीज दे ट्राई टू क्रॉस द बॉर्डर एंड दे कैन जस्ट रोल डाउन द स्पर, ये फौज की भाषा है, एंड दे कैन एंटर इनटू इंडिया। सो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। नाउ इसके बरखिलाफ हम क्या देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डेवलप्ड। व्हाई? बिकॉज वी हैव फुल फेथ इन द आर्म फोर्सेस दैट द आर्म फोर्सेस विल बी एबल टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स की सुरक्षा करने में सक्षम है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो आर्म फोर्सेस, उनका लॉजिस्टिक्स, वो जा सकता है बॉर्डर तक। तो ये एक शिफ्ट देखा गया है पूरी की पूरी आउटलुक में, एंड आई शुड बी थैंकिंग द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, ईश्वरन, कि प्रधानमंत्री ने अभी पूरी की पूरी बॉर्डर को, एक्सेस को मैप करती हुई रोड अरुणाचल में उसका उद्घाटन किया है। सो व्हाट वी हैव डन इज, वी हैव नाउ अपनी लकीर को हम बड़ा करते गए धीरे धीरे। हम ये नहीं कहते कि हम दुश्मन की लकीर को छोटा कर रहे हैं, हम अपनी लकीर को बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में आप यहां देख लीजिए, लद्दाख के एरिया में देखिए, वहां पर भी चाइना का बॉर्डर लगता है। अटल टनल इज अ वेरी बिग एग्जांपल। इससे क्या हुआ है कि हमारी जो रसद पहुंचाने की क्षमता जो है वो 12 घंटे से घटकर 3 घंटे की रह गई है। तो अब आपने क्या किया है कि बॉर्डर एरियाज में आपने एयरफील्ड्स को ऑपरेशनलाइज किया है हेवी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। तो होता क्या है कि आपकी सैन्य शक्ति वहां जा सकती है, आपकी रसद सामग्री वहां जा सकती है,
आपका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस ओर केंद्रित है कि हम किस प्रकार से अपनी फोर्सेस को सुदृढ़ कर सकते हैं इन एरियाज में। अब आती है अरुणाचल प्रदेश की इस बच्ची की बात को। देखिए, चाइना जो है कभी भी इस चीज से गुरेज नहीं करता कि उसको हमेशा भारत को कुछ ना कुछ पिन प्रिक देते रहनी है। आपको हम्म, ध्यान होगा कि गलवान भी तब हुआ था जबकि हम जो थे चाइना के साथ में एक तरीके से झूले की पेंग बढ़ा रहे थे। दोस्ती हम्म, की दोस्ती के झूले हम झूल रहे थे और उस समय गलवान होता है। डोकलाम भी तकरीबन ऐसे ही टाइम पे हुआ था। हम्म, तो चाइना आप मान के चलिए कि हमेशा अपनी टेरिटरी को क्लेम करने की कोशिश करेगा। ये चाइनीज फिलॉसफी है ये। हम्म, तो हम्म, इस चीज को हम बुरा ना माने कि चाइना जो कर रहा है वो उसकी फितरत है, वो करेगा उसको। हमारे पास में लेवरेज क्या है? देखिए, लोग बात करते हैं नेवी की, हम लोग क्या देखते हैं गलवान, डोकलाम, अरुणाचल यहाँ देख के चुप हो जाते हैं। देखिए, हम्म, भारत जो है वो केवल इन 3 क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। भारत की हेजेमनी जो है वो समुद्री क्षेत्र में, और ये मानने से आपको गर्व होगा कि भारत की इस समय वर्चस्व जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया के पास से लेकर हम्म, मलाक्का स्टेट तक जाती है। मलाक्का स्टेट वो इलाका है जहां से चाइना की 80% एनर्जी जाती है। हम्म, मैं अभी भी मानता हूं कि हमने गलवान में इनको अच्छे से पीटा है, हम्म, लेकिन साथ में हमने क्या किया है, चाइना की पूंछ पर पांव रख के दबाया है मलाक्का स्टेट में। जैसे ही कंट्री को पता लगता है कि हमारी एनर्जी जो है उसको हम्म। स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है, वो कंट्री तिलमिला उठता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। सर क्या कर और रहे हैं? आपने बोला पूंछ पे पैर रखा है, क्या मतलब किस वे में किया है हमने ये? ओके, तो आप अगर दुनिया का नक्शा देखेंगे, दक्षिण में इंडोनेशिया के पास से एक स्टेट ऑफ मलाक्का है। हम्म, स्टेट ऑफ मलाक्का से चाइना की पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती है। चाइना जो है उसको सी मिलती है साउथ चाइना सी की तरफ से, हम्म, और उसको एक्सेस करने के लिए जितने भी तेल वाले टैंकर्स हैं उनको हम्म, मलाक्का स्ट्रेट से पार होना पड़ता है। हम्म, इंडोनेशिया पर भारतीय नौसेना का वर्चस्व है। हम जब चाहे चाइना की एनर्जी को रोक सकते हैं। कंट्री की आपने एनर्जी की सप्लाई रोक दी, कंट्री खत्म वहां पर। हम्म, तो भारत जो है जब देखता है कि यहां पर हो रहा है तो अपनी गश्त जो है वो दक्षिण में बढ़ा देता है। और हमारी सीमाएं जो हैं वो केवल चेन्नई तक सीमित नहीं है। हमारी हम्म, सीमाएं आप देखेंगे कार निकोबार तक से शुरू होती हैं। हम्म, तो हमारा हम्म, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कार हम्म, निकोबार से 200 नॉटिकल माइल्स ईस्ट की हम्म, तरफ तक जाता है। हम्म, तो हम्म, भारत की हद जो है वो इतनी छोटी सी नहीं है जिसको कि हम देखते और सोचते हैं। हमारी हद जो है बहुत बड़ी है। और मान के चलिए कि हमारी नेवी इस समय जिस तरीके से हमारी शिप बिल्डिंग चल रही है, हम्म, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो हम हम्म, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो काम कर रहे हैं, हम हम्म, इस रैपिड स्पीड से फ्रिगेट्स और बोट्स को उतार रहे हैं पानी के अंदर। इट्स नोबडीज बिजनेस। सो हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं अपने देश का। ये हम्म, लोगों को समझ लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक छोटा हम्म, सा एग्जाम्पल था। मैं बात करता हूँ आकाश तीर की, जो कि हम्म, सुरक्षा प्रणाली लगती है हमारी बाउंड्री के ऊपर, जिसमें हम्म, कि कोई भी चीज ऊपर से हवा के रास्ते हमारे पास नहीं आ सकती। हमने 425 का कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ में, और हम्म, उस समय तक केवल 127 हमको मिली थी। 127 में हमने पाकिस्तान की एक भी ड्रोन तक को अंदर लाने नहीं दिया है। जब हम्म, पूरी की पूरी 425 लग जाएंगी तो आप देखिए आपकी जितनी भी क्षेत्र है वो अभेद्य हो जाएगा। तो भारत को कोई इतने हल्के में ना ले। ऐसा है हम्म, कि हम जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, बड़के नहीं मारते। हम्म, हम हम्म, बड़े सोच समझ के धीरे-धीरे काम करते हैं। और ये भी मैं आपके दर्शकों को बता दूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने खाली 10% ऑफ इक्विपमेंट निकाला है अपना। हम्म। 90% अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी, इश्क़ पर जी। पर कर्नल साहब, ये 10% ने मुझे लगता है एक तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ा दी गई हैं। बढ़ा इसलिए गई हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें तो दुश्मन जो कहीं कैजुअली बैठा हो वो सतर्क हो गया है ना, और वो सतर्क होके अपने बेस्ट एसेट्स निकाल रहा है। उसके डॉक्टर्स थे यहाँ पे, डॉक्टर्स आर प्राइम एसेट्स। हम बोल रहे हैं कि कितने डॉक्टर्स हैं, बट बहुत इजी नहीं है कि आपके पास इतने ए ग्रेड रिसोर्सेज हों जिनकी हर जगह एक्सेस हो, जिन पे कोई शक ना कर रहा हो। तो उसको एक तरह से अपने ए ग्रेड रिसोर्सेज, हमारी इन्वेस्टिगेटिव प्रेशर भी है, निकालने पड़ रहे हैं। और चाइना पे जो आपने कहा कि ये पहले पॉलिसी थी कि बॉर्डर एरियाज के अंदर हम डेवलपमेंट ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाएं, उसका सर आपने तो वहां सर्व किया है। उसका एक बैड इफेक्ट ये भी है कि वहां के सिटीजन्स को अगर चीजें नहीं मिल रही, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर फीलिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट
बढ़ सकती हैं, बिकॉज वो देख रहा है कि आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये हो रहा है, मैं बॉर्डर पे हूं, मैं उतना ही देश का हिस्सा हूं, पर भैया इस बहाने उस बहाने से मुझे नहीं पड़ रहे। तो वहां की लोकल पॉपुलेशन का क्या मिजाज है, कितना सपोर्ट कर रही है, इन दोनों क्वेश्चन उसे अगर आप कवर कर पाए। देखिए, लोकल पॉपुलेशन मैंने ये देखी है, नॉर्थ ईस्ट की जनता जो है वो भारतीय सेना के साथ में मिलजुल के काम करती है। मैंने एक इश्करन ट्वीट भी किया था। एक सिख जेंटलमैन है, सीओ साहब थे उस इलाके के, और अब उनकी उम्र मेरे ख्याल से 70 के आसपास हो चली थी। उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो वो अकेले रह गए। उनके पास में जो फंड के पैसे थे, उन्होंने मिजोरम में उस इलाके में जहां पर वो कमांडिंग ऑफिसर थे, वहां के लिए 10 एम्बुलेंसेस खरीद के वहां दान दिए। तो मिजो लोग जो थे, उन्होंने उनके सम्मान में उनको पालकी में बिठाया, पालकी को कंधे पे बिठा रखा। तो मैंने मिजो से बात की, तो मिजो कहते हैं कि हमारी ट्राइब में ये सबसे बड़ा सम्मान होता है भगवान के बाद में, जो किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो वो ट्वीट मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा उसको। सिख जेंटलमैन सिटिंग इन अ पालकी, और कंधे पे लोग उनको उठा के जा रहे हैं। तो जनता जो है वो समझती है सीरियसनेस को, लेकिन जैसे आपने कहा है, अलगाववाद की भावना जो है वो भी पनपती है। अलगाववाद क्या होता है कि जहां डेवलपमेंट में थोड़ी सी कमी, फॉल्ट लाइन पकड़ी, अलगाववाद शुरू, ऊपर से आपको चाइना जो है वो बैठा हुआ उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तो ये भी हमने सिचुएशन देखी। लेकिन हुआ क्या है, ओवर द इयर्स हमने धीरे धीरे करके बातचीत करके इन लोगों को, जो कि रास्ते से मैं कहूंगा भटक गए थे, उनको मेन स्ट्रीम किया है। आपके अपने मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जो थे, वो एक समय अलगाववादी नेता हुआ करते थे। बट नाउ व्हाट ही हैज डन इज ही हैज एम्ब्रेस्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही हैज बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। उसी प्रकार के हमें, हमारे पास में नागा की समस्या थी। आइजैक मोइबा ग्रुप जो था नागा एनएससीएन का, वो हमसे विरुद्ध जा रहा था, लेकिन हमने उनके साथ भी बातचीत की। तो धीरे धीरे करते करते, बातचीत करते हुए, एरिया का डेवलपमेंट करते हुए, अब गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री स्पेशली बनाई है विच लुक्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए देखती है। हमने बेगम खालिदा जिया के टाइम पे, बेगम शेख हसीना वाजिद के टाइम पे, हमने अपनी पॉलिसीज को ऐसा किया कि हमको ओवरफ्लाइट की सुविधा मिले, हमें बल्कि ट्रेन और रोड रूट का रास्ता मिल जाए बांग्लादेश के थ्रू, सो दैट नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे देश से, मेन लैंड से कटा हुआ ना महसूस कर सके। तो बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ करना बाकी भी है, लेकिन एटलीस्ट एक कदम तो उठाया गया है उस तरफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेनलैंड से कटा हुआ वो भारत का पॉइंट 5 भी है, और अभी मोहम्मद यूनुस भी बोल रहे हैं, क्योंकि आई एम एन एब्सोल्यूट सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच, पर शर्जील इमाम जो कह रहा था कि आप 5 लाख लोग इकट्ठा कीजिए, वो स्पीच नहीं है, वो एक एक्शनेबल प्लान है। क्योंकि Yes. अगर 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं और वहां पे मलबा डाल दें, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ, पेपर की बात है, बट इट विल कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू द इंडियन स्टेट कि Yes. भैया आप नॉर्थ ईस्ट से कैसे आप डील कर रहे हैं। वो चक्का जाम इज अ वेपन ऑफ ट्राइंग टू सेपरेट, ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया। तो इसलिए वो प्योर स्पीच नहीं है। तो अब चिकन्स नेक पे वी हैव मेड हिस्टोरिक एरर्स कि हमने 71 में देश आजाद कर रहे हैं। कोई भी देश इतनी अपनी शक्ति लगा रहा है तो बेसिक कॉस्ट तो लेगा ना, वो बिल्कुल। बेसिक कॉस्ट भी नहीं ली हमने, और अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं करी। बट आज मोहम्मद यूनुस और उसकी सरकार, अलग अलग लोग धमकाने की भी कोशिश करते हैं चिकन्स नेक को लेके। उस पर असम के चीफ मिनिस्टर ने मेरे अनुसार अच्छा जवाब दिया, और मुझे नहीं लगता सीएम ने विदाउट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, विदाउट सम लेवल ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस बोला होगा, दो पॉलिटिशियंस कैन स्पीक, बट कुछ हुआ होगा। तो सर चिकन्स नेक के ऊपर, और बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम जुड़ी हुई है चाइना प्रॉब्लम से, उसके ऊपर हमारी क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है? क्या आर वी डूइंग इनफ, और डू वी नीड टू गेट स्पेस टू ब्रीथ एंड ब्रॉडन द चिकन्स नेक टू अ ब्रॉड चेस्ट? इस समय ऐसा है कि हमने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट को देखती है। एक नई कोर को रेज किया है, आपको पता होगा उसके बारे में। नई कोर को रेस करने के बाद में वो उस इलाके को कवर कर रही है जो कि हम सोचते हैं थोड़ा सा वल्नरेबल हो सकता था। नाउ दिस लुक्स टुवर्ड्स चाइना एंड देन इट लुक टुवर्ड्स आवर इंटरेस्ट टुवर्ड्स बांग्लादेश आल्सो। बांग्लादेश के पास में वो सलाहियत नहीं है कि जो हमारी सैन्य शक्ति का वहां पर सामना कर सके। लेट अस फेस फैक्ट्स। बांग्लादेश अगर काम कर सकता है तो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए काम कर सकता है। बाकी जो वो हमको चिढ़ाने की कार्रवाई करता है, वो एक कॉफी टेबल बुक हैंडओवर करेगा जस्टिन ट्रूडो को या जनरल मिर्जा को, जिसमें कि वो सो कॉल्ड ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना होगा। आई हैड अ डिस्कशन विद द बांग्लादेशी फ्रेंड्स। आई सेड तुम ऐसे काम क्यों करते हो जिसमें कि नक्शा जो है डिस्टॉर्टेड है, जिससे कि इंडिया को पसंद नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि ये भी हमारी क्रिएटिव फ्रीडम है, ये आर्टिस्ट की ना क्रिएटिव फ्रीडम है। मैंने बोला ऐसा है कि देखो,
अगर हमारे आर्टिस्ट ने क्रिएटिव फ्रीडम बनानी शुरू कर दी, तो फिर बांग्लादेश के लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएँगी। तो बात जो थी, वो उस लोगों को इस तरीके से उसको वो कवर करना चाहते हैं। लेकिन उनके यहाँ थॉट प्रोसेस है। दे हैव गॉट अ ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, उसका नाम है बॉर्न इन इस्लामाबाद। दे स्टिल ओ एलिजेंस टू इस्लामाबाद। यानी उनका दिल धड़कता है इस समय अब फिर भी पाकिस्तान के साथ में। मुझे समझ में नहीं आता कैसी जाहिल कौम है ये कि 3 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया तुम्हारे देश के, लेकिन फिर भी तुम उनके सगे बनते हो। जिसने टिक्का खान ने कसम खाई थी कि इनकी पूरी नस्ल बदल देंगे, एंड देयर आर्मी वेंट ऑन अ रैम्पेज। जो उन्होंने महिलाओं की अस्मिता लूटी है वहां पर, एम यही था कि इनकी अगली नस्ल जो है वो भी पाकिस्तानी पैदा होगी। आप फिर उसी पाकिस्तान के साथ ढलकना चाहते हो। तो इस देश की जो हार्ड लाइनर्स जो बैठे हुए हैं, जमात जिसको कहते हैं, अभी जैसे हमने डॉक्टर्स की बात की, तो मेरे सोर्सेज मुझे ये तक बताते हैं कि पाकिस्तान में, सॉरी बांग्लादेश में, इब्न सीना नाम का उनका हॉस्पिटल की चेन है, और वो हॉस्पिटल की चेन जो है वो इनकी जमात के अंडर में चलती है। तो वहाँ के जो हर डॉक्टर जो है वो उसकी सोच जो है वो ऐसी ही है। सो बात वही आती है कि हम ये सोच के अपने आप को तसल्ली देते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से भिन्न है, ऐसा नहीं है। डीएनए वही है। 47 में वो ईस्ट पाकिस्तान बना था। वो डायरेक्ट एक्शन डे जो है हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे जब होता है तो सोहरावर्दी का साथ किसने दिया था? शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था। और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो है इस समय भारत की पनाह में बैठी हुई है। तो हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि ओवर द इयर्स ओके शी हैज मैच्योर्ड, और उन्हें थोड़े सेंसिबल, और डिप्लोमेसी में होता है कि आप पुरानी चीजों को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बट ये आदमी की मेमोरी में रहना चाहिए कि हम किससे डील कर रहे हैं, उसकी सोच आखिर है क्या और कहां से आती है। जी। बट फंडामेंटल प्रॉब्लम तो इन अ डिग्री हमारे साथ ही है कि हम भारत के डॉक्टर्स जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आई एम श्योर IB रॉ सब आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि ये देश, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, आप वहां अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपकी एक बहुत बड़ा टिकिंग टाइम बॉम्ब आप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बावजूद टिल रिसेंटली हम ऐसे देशों में, शायद अभी भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, स्पेशली हमारे रीजन में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो ये विल एज अ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स क्यों नहीं आ रही दैट वी हैव टू नो दैट सर्टेन लाइंस, अगर कोई वहां पढ़ने जा रहा है तो फिर वो कुछ उल्टा पुल्टा करेगा ही। ईश्वरन, एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो बड़ा बुरा पार्ट प्ले करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। लेट मी शेयर अ वेरी गुड एग्जांपल विद यू। मैं श्रीलंका गया था, और हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है श्रीलंकन कैडेट्स के साथ में। सो आई हैव गॉट 31 श्रीलंकन कैडेट्स हु आर माय कोर्समेट्स इन श्रीलंका। द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज माय कोर्समेट। सो मैं जब उनके पास में गया तो उनसे बोला कि भाई आप लोग स्टाफ कॉलेज के लिए क्यों नहीं आए? तो वो बड़े दुखी मन से बोलते हैं कि जब वो स्टाफ कॉलेज के लिए आए थे यहाँ पर, तो डीएम के पार्टी ने काले झंडे लेकर उनका विरोध किया था कि श्रीलंकन आर्मी ऑफिसर्स आखिर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो स्थान जहां पर ये कोर्स होता है वो तमिलनाडु में आता है। आप अपनी छोटी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए आपने दो देशों की आर्मीज जो कि इतनी पास पास काम कर सकती थी, उनके बीच में खाई पैदा कर दी। ये ऑफिसर्स हमारे यहाँ स्टाफ कॉलेज करने के बदले इस्लामाबाद जाते हैं स्टाफ कॉलेज करने के लिए, और वो बड़े दुखी मन से मुझसे बोल रहे थे इस चीज को। तो होता क्या है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जहां पर इंटरफेयर करती है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में, आई थिंक वी शुड हैव अ रेगुलेशन कि जहां पर इस चीज के ऊपर रोक लगाई जा सके। ये छोटी पॉलिटिक्स जो होती है बड़ा नुकसान करती है देश को। वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये तमिलनाडु का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी इस चीज से कि जहां हम इतने अच्छे ब्रिजेस को बिल्ड कर रहे थे, वहां पर आपकी एक छोटी सोच ने लाकर इस चीज को वहां पर समाप्त कर दिया था। So These that are is प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे लद्दाख में और अरुणाचल में, तो मुझे याद आया कि कितने लोगों ने अलग अलग ग्राउंड्स पे, वो 4 धाम जो बना, कितने लोगों ने कोर्ट्स गए, पिटीशंस डाली कि एनवायरमेंटल ग्राउंड्स के ऊपर या वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर या एनवायरमेंटलिज्म के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे एक्सपैंडेड राइट्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 21 को काफी एक्सपैंड कर दिया गया है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना बन पाए। एंड thankfully the court ruled कि भैया we cannot second guess the defense needs, we cannot guess कि भैया कि अगर तुम्हें ट्रक पहुंचाना है, मिसाइलें पहुंचानी है, वो सीधी खड़े होके जाएंगी या ऐसे लेट के जाएंगी, उसके लिए कितनी विड्थ चाहिए। बट दैट सॉर्ट ऑफ एन अटेम्प्ट
and that sort of a petition in court, decision came in favor. But bottlenecks वो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर कितने क्रिएट हो जाते हैं टू इवन बेसिक आर्म फोर्सेस नीड्स. एग्जैक्टली. ईश्वरन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि विच आई एडवोकेट, नेशन शुड ऑलवेज कम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. अगर आप और मैं इस देश में रह रहे हैं तो मेरा धर्म, पंथ, प्रदाय जो है वो पीछे आएगा. भारत माता की जय आपको पहले बोलनी पड़ेगी. आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बाद में आता है, मेरा धर्म ग्रंथ जो है वो पहले आएगा. सॉरी, दैट कैन नॉट. आज इसी बात पे एक ऑफिसर हैज बीन डिसमिस्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड इट. क्रिश्चियन ऑफिसर सेड मैं नहीं जाऊंगा गुरुद्वारे के अंदर, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर के अंदर, एंड द कोर्ट हेल्ड के सेक्युलरिज्म बहुत अच्छी बात है बट आर्मी डिसिप्लिन इज नीडेड, एंड इफ यू आर कमांडिंग और यू आर अ पार्ट ऑफ अ थिंग, एंड वेरी पॉजिटिव, बहुत कंट्रोवर्सी जनरेट होगी खैर उस डिसीजन से, बट अ वेरी पॉजिटिव डिसीजन कि भैया इफ यू आर इन द आर्म फोर्सेस यू कांट हैव सो मच ऑफ रिलीजियस ईगो इन अ सेंस दैट नहीं भैया मैं ही सुप्रीम हूं. तो क्या आपके अंदर ब्रदरहुड होगा? पर्सनल एग्जांपल, मैं जिस रेजिमेंट में था उस रेजिमेंट में वी यूज्ड टू कॉल इट द एमएमजी परेड. वी हैड अ मंदिर, वी हैड अ मस्जिद, वी हैड अ गुरुद्वारा. और हम लोग जब सेकंड लेफ्टिनेंट थे तो हमारी ऑर्डर बुक में ड्यूटी आती थी, सेकंड लेफ्टिनेंट मयंक चौबे डिटेल्ड फॉर मस्जिद, सेकंड लेफ्टिनेंट सो एंड सो फॉर मंदिर, सेकंड लेफ्टिनेंट सो एंड सो फॉर गुरुद्वारा. और हम हर संडे को बाई रोटेशन इन तीनों धर्मस्थल में जाते थे, हमारी ड्यूटी लगती थी. अच्छा, इंटरेस्टिंगली प्रसाद बनता था कंपनी वाइज. अल्फा कंपनी विल मेक फॉर मंदिर, ब्रावो कंपनी विल मेक फॉर मस्जिद, चार्ली कंपनी विल मेक फॉर गुरुद्वारा. कंपनीज के बीच में कंपटीशन होता था कि मेरी कंपनी का प्रसाद शुड बी टेस्टी. तो इतना तेल डालते थे उसके अंदर कि हाथ से तेल रिसता था. और कंपटीशन ये होता था कि मेरी कंपनी फर्स्ट आनी चाहिए प्रसाद में. ये नहीं होता था कि मंदिर का प्रसाद टेस्टी बनेगा या मस्जिद का टेस्टी बनेगा या गुरुद्वारे का. ना, कंपनी विल ऑलवेज कम फर्स्ट. हालांकि कंपनी कैन बी अ प्योर सिख कंपनी, द कंपनी कैन बी अ मुस्लिम कंपनी कैन बी अ गुरखा डोगरा कंपनी, लेकिन कंपटीशन यूज्ड टू बी कंपनी वाइज. सो रिलीजन को मान रहे हो आप, रिलीजन को मानते हुए कंपटीशन जो है वो कंपनीज में है. जब बटालियन मार्च करती थी तो धर्म गुरु तीनों खड़े होते थे, अपने अपने धर्म से वो वहां पर मंत्र आयत जो भी है वो पढ़ते थे. लेकिन सब खत्म होने के बाद में तीनों मिलके भारत माता की जय बोलेंगे और फिर पूरी बटालियन मार्च करती थी. तो दैट इज व्हाट आई एम कमिंग एट, कि आप कुछ भी माने, कुछ भी करें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कंट्री विल ऑलवेज कम फर्स्ट. ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं. बट आज के जमाने में क्योंकि हम 0.5 की बात कर रहे हैं, दैट मिसाइल लाइक प्रिसिजन बाय विच पीपल ट्राई टू फाइंड फॉल्ट लाइन, कोई फॉल्ट लाइन है तो उसको फॉल्ट लाइन से खाई बना दिया जाए कि उसके अंदर ही आप जूझते उलझते रह जाओ, कि नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट इशू क्रिएट कर दिया जाए, कहीं पे कई लोग आर्मी के अंदर ये चेंज लाओ वो चेंज लाओ, जिससे आर्मी का बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला ब्रदरहुड की बात हो रही है, आप उसके अंदर कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, और आप हर चीज को टेस्ट केस कर रहे हो कि एक टेस्ट में अगर कहीं आपको कुछ मिल जाए तो परमानेंटली then that becomes a way to damage the armed forces. Very dangerous times है. फिर सर उसके अंदर जब ये चाइना की हम कर रहे हैं, चाइना की ये प्रोवोकेशन पे, वन इज द लॉन्ग टर्म के अपन जो अपनी नेवी के लिए करें या बॉर्डर पे करें, सेकेंड इज द सिग्नलिंग, क्योंकि जब चाइना ऐसी सिग्नलिंग करता है अरुणाचल प्रदेश को लेके, शुड वी not be doing such a signaling on Tibet or calling it as a southern, any whatever part we want to call it? Yeah, you think it's better and more restrained to not do that signaling? What is your professional view on that? I feel what the government of India is doing is perfectly fine. There is a stoic silence. Diplomacy में even silence screams. So one should never forget कि अगर हम साइलेंट हैं, वी आर स्टिल कन्वेइंग अ मैसेज. यूएन में जैसे एब्सटेनेंस फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन अगर आप करते हो, दैट अगेन इज अ मैसेज. सो डिप्लोमेसी में इवन कीपिंग क्वाइट इज अ मैसेज, एंड चाइना समझता है. लेट अस नॉट फॉरगेट दैट इंडिया एंड चाइना आर सिविलाइजेशनल पावर्स. पाकिस्तान और इंडिया जो है वो उनके पास में वो लग्जरी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के पास में देयर इज नो हिस्ट्री एज सच, यू कैन से दैट. लेकिन व्हेन इंडिया एंड चाइना डील, वी डील एट अ सिविलाइजेशनल लेवल, एंड द चाइनीज दे रिस्पेक्ट द इंडियन माइंड, बिलीव मी. तो होता क्या है कि जब हम आपस में बात करते हैं तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टू स्पीक ऑन. एंड
इफ यू टेक अ नोट कि जो हमने डिसीजन लिया था कि कोई गोली फायर नहीं होगी, तो कोई गोली नहीं चली है। हाँ, डंडों के ऊपर कांटे लगे हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन नॉट अ सिंगल राउंड वाज फायर्ड। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। हमारे बीच में जो भी मतभेद हुए हैं, लेकिन हमारा व्यापार नहीं रुका। व्यापार चल रहा है, यहाँ पर लड़ाई भी हो रही है। लड़ाई जो हो रही है वो लैंड की लड़ाई है। हम बोलते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इधर जाती है, वो बोलते हैं इधर आती है। हम वहां जाते हैं डोमिनेट करते हुए, वो इधर आते हैं। ये कश्मकश जो है ये बहुत सालों से चल रही है, ये चलती रहेगी ये। क्योंकि इसको सॉल्व करना जो है वो बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि हम एक स्टेप पीछे लेना नहीं चाहते, वो लोग एक स्टेप पीछे नहीं लेना चाहते। मिडल पाथ हमको कहीं न कहीं निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम हँस के बोलते हैं कि अगर बाय चांस पीओजे बाय चांस क्यों, एक ना एक दिन हमारे पास आना ही आना है। तो पीओजे अगर आएगा तो मुझे अफ़गानिस्तान के साथ में कंटीजियस बाउंड्री चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ में कंटीजियस बाउंड्री मुझे कहाँ से मिलेगी? वाखान कॉरिडोर से। लेकिन वाखान कॉरिडोर के अप्रोच के लिए जो जा रही है रास्ता, उसके बीच में से सीपीसी जा रहा है। तो चाइना बोलेगा कि भाई ऐसा है कि अगर आपको वाखान कॉरिडोर तक एक्सेस चाहिए तो हम आपको ओवरपास की फैसिलिटी दे देते हैं। लेकिन आप इसके एवज में हमें एक ट्रेड रूट दे दो वहां पर, या तो अक्साई चीन में से दे दो या अपना नॉर्थ ईस्ट में से दे दो, कहीं से भी एक ट्रेड लिंक हमको दे दो। So at one point of time, you will find that both the countries are sitting on the negotiating table, negotiating all these issues. हमने बांग्लादेश के साथ में किया था, एनक्लेव्स का हमने ट्रांसफर किया था, क्योंकि उसमें प्याज की तरह से एक आउटर रिंग इंडिया का, इनर रिंग बांग्लादेश का, उसके अंदर इंडिया का एक रिंग। तो हमने फैसला किया कि इतना लैंड उनको जाएगा, उतना लैंड हमारे पास में आएगा, और इतनी पॉपुलेशन जो है इस तरीके से यहाँ पर सेटल हो जाएगी। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी बोथ विल हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड deal with this issue. The beauty is that we have left the border issue to one side and other issues are discussed separately. GSP. Only problem is India ka negotiating history has not been the greatest. Be it 71, be it so many other examples. That is a problem because I don't know. We somehow don't have that ruthless instinct to maximize the advantage we have, which a lot of nations have. उनके पास जरा सा एडवांटेजेस ग्रिप में आ जाएं तो वो परमानेंटली आपको स्क्वीज आउट कर देंगे। भारत में अनफॉर्चुनेटली बहुत अनगिनत एग्जांपल एंड हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी हैं। व्हाई टॉकिंग अबाउट आफ्टर 47 हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं वेयर इन डोमिनेशन पोजीशन यू डोंट क्रश, डिस्ट्रॉय, फिनिश रूथलेसली। वो थोड़ा सा वो लगता है। बस आपने चाइना से बात शुरू करी, सॉरी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मेरे को याद चीज आई। हाँ जी, बोलिए। 80 के बाद में जब जॉइंट डिक्लेरेशन की बात आई थी, तो डिफेंस मिनिस्टर ने साइन करने से मना कर दिया था। हम वो भी हैं। सो आई होप इट्स अ गुड चेंज नाउ। आई होप ये चेंज आ रहा है क्योंकि हिस्टोरिकली ये एक लकूना रहा है। हिस्टोरिकली हम लोग ना एक माइट नहीं थी, एक पार नहीं थे। टुडे वी स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, and once you start speaking from a position of strength, the other countries also accept it. So I see a positive stance इसके अंदर कि we are at a place जहां पर हम अपने आप को रैली करके आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज करें। आपने पीओके की बात करी, बट उससे पहले एक अनयूजुअल स्टेटमेंट आई डिफेंस मिनिस्टर की, जो रिसेंटली कहते हैं सिंध भी तो हमारा है। इज दैट स्ट्रेटेजी? एंड बॉर्डर्स कैन ऑलवेज चेंज, ही लिटरली सेज। तो क्या ये एक रिलेंटलेस प्रेशर टैक्टिक है जो यूएस ने यूएसआर के ऊपर किया था कि इकोनॉमी बढ़ी थी, इतना प्रेशर करो, ये आयरन डोम बनाऊंगा, वो गोल्डन डोम बना रहा है, ये करूंगा वो करूंगा, कि आप दूसरे को चैन से जीने ना दो। क्योंकि पाकिस्तान की अगर आज की स्थिति है तो एक तरफ अफगानिस्तान में उस पर आऊंगा भी, वो अपना कर रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान तो उनका शुरू से ही चल रहा है। सिंध रिलेटिवली, कराची उनके लिए हमेशा ही पोर्ट है, इंडियन नेवी के इशू है ही है उनके लिए। सिंध एक तरह से रिलेटिवली कंपैरिजन में इजी एरिया है। वहां पे भी जब आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो, दे हैव टू रिएक्ट, सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम देयर, दे हैव टू रीविजिट, दे हैव टू रीथिंक। बिकॉज हम तो यहाँ बोल सकते हैं जी बोल दिया, नेशंस आर्मी कैन नॉट से भाई बोल दिया, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है तो हमें तो अब देखना पड़ेगा ना। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? आई वाज सीइंग योर रीसेंट पोस्ट आल्सो ऑन दिस। तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? इट्स जस्ट टाइम पास की बात जुमला, और देयर इज सम स्ट्रेटेजिक रीजन बिहाइंड इट? Okay, so I will not restrict my statement to what Rajnath Singh ji said or what the GOC in C of Western Command General Katyar said. I will take you a slide back. 3rd October 2025, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी, ही विजिट्स गंगानगर, राजस्थान में, ट्रूप्स को एड्रेस कर रहे हैं। और वहां पर वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जैसे हमने अपने आप को रेस्ट्रेंट किया था,
अगर कुछ होता है तो हम इस बार रेस्ट्रेंट नहीं करेंगे हम्म, और हम भूगोल और इतिहास बदल देंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आया था, जिसने बताया था कि भारतीय सेना जो है इस समय किस मूड में बैठी हुई है। उसके बाद में आता है जनरल कटियार का स्टेटमेंट कि हम हर डोमेन में वॉरफेयर के लिए तैयार है, चाहे साइबर हो, स्पेस हो, जो भी है, बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर सबकी बात करते हैं। देन ही सेज कि जब तक पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं होता तब तक उसको समझ में नहीं आता। एंड देन ही हर स्पेंड्स, बारी वो झूठ बोलता रहता, मैं जीता, जमीन लेंगे तभी समझ में आएगा। यस, ये एक स्टेटमेंट देते हैं। नाउ जीओसी इन सी आर्मी कमांडर जो है, ये वो शख्सियत है जिसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बोला है कि अब हमने अपने जितने डिसीजंस हैं वो कमांडर्स को सौंप दिए हैं। यानी कि जनरल कटियार के पास में डिसीजन है कि वो जम्मू कश्मीर के दक्षिण से लेकर गुजरात तक के जो डिसीजंस हैं वो स्वयं ले सकते हैं। मैं इस थॉट को यहीं पर पार्क कर दूंगा। उसके बाद में राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आता है, ठीक है। और उनका स्टेटमेंट ये आता है कि सिंध जो था वो कल्चरली, हिस्टोरिकली जो है वो भारत के बहुत पास है और इस समय तो अलग है, लेकिन बाउंड्रीज को चेंज होते हुए देर नहीं लगती। तो मुझे दो लोगों की मुस्कुराहट बहुत पसंद आई किरण जी। एक तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी मोनालिसा, और उसके बाद में राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, द वे ही स्माइल्ड एट दैट स्टेटमेंट वाज नोबडीज बिजनेस। दैट मींस ही मेंट एवरीथिंग व्हेन ही सेड दैट। सो उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में बहुत आग लगी, बहुत डिस्कशंस हुए उनके, बहुत परेशानियां हुई हैं। विल कम टू द परेशानी व्हिच इज नाउ ब्रूइंग। इस समय बजे हैं 6:27 जहां मेरे हिसाब से मैंने 8 बजे तक का टाइम दिया है। पाकिस्तान इस समय दहक रहा होगा, इस समय जो इस समय चल रहा है वहां पर। तो पाकिस्तान इज इन डीप डीप प्रॉब्लम एंड व्हाट आई सी व्हाई दीज लीडर्स हैव ऑल इनवाइटेड आवर अटेंशन टुवर्ड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि पाकिस्तान बौखला के इस समय कुछ भी कर सकता है। कैसे, मतलब आप क्यों बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बौखला रहा है या कुछ भी कर सकता है? इफ यू एक्सप्लेन दैट। पिछले 22 दिनों से इमरान खान से किसी को मिलने की अनुमति नहीं मिली है, ठीक है। उनकी बहन जो थी वहां अडियाला जेल के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रही है कि मुझे भाई से मिलना है, किसी को मिलने की अनुमति नहीं मिल रही है। जैसे हम बात कर रहे हैं, पीटीआई के समर्थक जो हैं अडियाला जेल को घेर रहे हैं उसको, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रेक ओपन द जेल। मेरी असेसमेंट है रात के 8 बजे तक कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाएगा, या तो अडियाला जेल के दरवाजे टूट के खुल जाएंगे या वहां पर गोलियां चलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो हर प्रॉब्लम को नेल की तरह देखती है। उसके पास में स्लेज हैमर है, इसलिए तो या तो गोली चलेगी या अडियाला जेल के दरवाजे टूटेंगे और लोग अंदर जाएंगे। जब वहां देखेंगे कि वाकई में ये खबर है कि इमरान खान इस समय दुनिया में नहीं है, भगवान ना करे ऐसा हो, हम तो दुश्मन की भी मौत नहीं चाहते, लेकिन अगर ये चीज खबर फैल गई, और ये फैल रही है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जो है वो सिविल वॉर की बिल्कुल नहज पे था, अब अंदर हो जाएगा। जब पाकिस्तान इस स्टेज पे आता है तो पाकिस्तान के पास में एक वायबल एनिमी रहता है, वो है उसके ईस्ट में भारत, क्योंकि हिंदू बनिया जो है उससे बदला हमने लेना है, वही चीज पाकिस्तान को एक कर सकती है। तो अब आप देखिए इन सब चीफ का स्टेटमेंट, जीओसीएनसी का स्टेटमेंट, डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, एवरीथिंग विल नाउ फॉल इनटू प्लेस। कॉन्टेक्स्ट हमको समझ में आने लगेगा कि सब लोग जो हैं ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं आपका, कि आपका जो है दुश्मन इस समय कुछ भी हरकत कर सकता है। तो ये मैं हाँ, बट जिस तरह आप बोल रहे हैं सर कि अलग अलग स्टेटमेंट्स, मुझे भी ये बहुत क्यूरियस लगा, बिकॉज इंडिया जनरली पॉट को गर्म रखने के लिए रूलिंग पार्टी के लिए नहीं नोन है। ये बार बार आप सिंध एक डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं होता हमारी कॉन्वर्सेशन में आज, अगर डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ना बोला होता। हमारे दिमाग में ये शायद कॉन्सेप्ट भी नहीं होता कि पाकिस्तान की जब तक जमीन नहीं लोगे तो ये हार मानेगा नहीं। 71 भी इसलिए हारा हुआ मानता है। मेरे पास मैं कुछ फोटोज देख रहा था, बहुत वायरल थी, कि जब बांग्लादेश सरेंडर हो रहा है उस दिन भी सुबह उनके जो अखबारों में आ रहा है कि ईस्टर्न फ्रंट पे वॉर तकड़ी हुई, ये चल रहा है फियर्सली, हम पेल रहे हैं। वो तो जमीन छूट गई तो आप क्या ही करोगे, अदरवाइज वो तो उसको भी विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं। सपोजिंग हमने पाकिस्तान, अब वो उसको भी डिक्लेयर करते विक्ट्री। तो ये खुद ही जब सरकार चीज को गर्म रख रही है, कुछ लोग कहते हैं कि क्यों इतना बोल रहे हो, तो आई ऑलवेज से द गवर्नमेंट इटसेल्फ वांट्स टू फोकस अटेंशन देयर। गवर्नमेंट अपने आप बोल रही है और उनको पता है अगर हम बार बार बोलेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, तो ये हो रहा है। इमरान खान पे बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि र्यूमर बहुत चल रहा है। अब आपने दो पॉसिबिलिटीज बोली, आइदर वो नहीं है दुनिया में तो सिविल वॉर होती है, पर अगर दरवाजे खुलते हैं वो बाहर आता है तब भी क्या सिविल वॉर नहीं होती?
फिर ऐसा है, फिर ही विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर हीरो। हम्म, इस समय मान के चलिए कि पीटीआई के समर्थक पाकिस्तान में आसिम मुनीर के समर्थकों से ज्यादा हैं, हम्म, हम्म, और उनकी हमने स्ट्रेंथ देख ली थी 2 साल पहले, जब उन्होंने कोर कमांडर लाहौर के घर में घुस के उसकी पतलून लेके चले गए थे। वो हम्म, हम्म, कोरमा और वो चोरी किया था, वो बात अलग है। हम्म, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हरकत की थी, आपको पता है कि ये स्ट्रेंथ है वहां पर। ये तहरीके लब्बैक पार्टी नहीं है जिसके कि साद रिजवी को आपने अंदर कर दिया या गोली मार दी और वो दुबक के बैठ गया। इमरान खान इज नो साद रिजवी। इमरान खान के ऊपर अगर आंच आती है तो पाकिस्तान जलेगा, ये है पक्का। और मैं देख रहा हूँ ईशकरण, आप मान के चलिए कि कल जो है वो एक डिफरेंट सुबह लेकर आएगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ऑलरेडी इस समय अपने हाथ गर्म कर चुका है, गंदे कर चुका है, हाथ जला चुका है अफगानिस्तान के साथ हरकत करने में, और वो ये और करने की कोशिश कर रहा है। इसको बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी और हमें जो है वो सजग रहना पड़ेगा, और हम सजग हैं, हम जानते हैं कि क्या होगा इसका। मैं आपने तो ये अफगानिस्तान, जी, 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 जी। सॉरी सॉरी प्लीज, नहीं, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, क्योंकि जब पावर में आया तालिबान 0.2 हो 0.3 हो जो भी समझते हैं ये, तो आईएसआई पहले बड़ा खुश होता है, चाय पीता है, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गई है, अब हम चौड़े हो गए हैं, भारत हमारी अपनी आर्मी हम वहां ले जाएंगे, मिलिट्री एसेट्स, ब्ला 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 ब्ला, जो वो 1947 से सोचता आ रहा है। बट सडनली वी फाइंड कि पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर आता है भारत, फिर उनका ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर आता है भारत, तो एक स्ट्रैटेजिक मिनिस्टीरियल शिफ्ट हो रहा है। और अगर ये दो मिनिस्टर आए हैं तो उससे पहले ब्यूरोक्रेट्स, जो भी उनकी ब्यूरोक्रेसी है, वो कितने लोग क्वाइटली आए हैं, कितने लोग क्वाइटली गए हैं, उसका तो कोई अकाउंटिंग हो नहीं रही है। दैट मीन्स बिफोर एनी मिनिस्टीरियल विजिट सो मच ऑफ ग्रंट वर्क हैपेंस। तो भारत ये डायरेक्ट जो पाकिस्तान तालिबान के मंत्रियों को मिल रहा है, डील कर रहा है, उसका भी असर पाकिस्तान पे पड़ रहा होगा। तो व्हाट डू यू थिंक इज भारत न्यू स्ट्रेटेजी विद दिस तालिबान? ओके, सो जिसको आप न्यू स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, भारत की हमेशा एक फ्रेंडली स्ट्रैटेजी रही है अफगानिस्तान के साथ में। सलमा डैम जो है, दैट इज वन बिग एग्जांपल। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो हमने बनाई है। अफगानिस्तान में हमने 36 जिलों में से 32 जिलों में हमारी प्राइवेट कंपनीज हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। इस समय लोगों को पता नहीं इसके बारे में। 3000 अफगानी बच्चे जो है भारत में तालीम हासिल कर रहे हैं आज की तारीख में। एमईए एक आईटेक स्कॉलरशिप चलाता है जिसमें कि 10,000 वैकेंसी होती है, उसमें से 625 वैकेंसी अफगानिस्तान के लिए है। आईसीसीआर की स्कॉलरशिप पर इस समय 1000 बच्चे अफगानिस्तान से भारत में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये मैंने आपको कुछ एक आंकड़े दिए हैं ये। तो भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और अफगान जो जनता है भारत को अपना सच्चा हितैषी मानती है। इसके अलावा मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं स्पेशल कोर्सेज फॉर अफगान डिप्लोमैट्स को कंडक्ट करने के लिए, जो कि दिल्ली में हमारे एमईए ने कंडक्ट किए थे। तो हम हमेशा से अफगान्स के पास रहे हैं। अब हुआ ऐसा कि अफगान्स के पास इस समय उनको रूल करने के लिए तालिबान आ जाते हैं। भारत तालिबान के आने के बावजूद अफगानिस्तान की जनता से हाथ नहीं धोता। हम स्कॉलरशिप्स उनको वैसे की वैसे देते आ रहे हैं। तालिबान ने देखा कि एक ऐसा दोस्त जिसको कि हमने दोस्त नहीं माना, परंतु फिर भी हमारे लोगों की मदद कर रहा है, तो हमारा इसके प्रति रुझान जो है वो अलग होना चाहिए। सो तालिबान डिसाइड्स टू एक्सटेंड दी हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, और यहां तक बोल जाते हैं कि भारत हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, भारत को हम राइट्स देते हैं, वहां तक खनन के राइट्स दे दिए, बागराम एयरबेस को डेवलप करने का राइट दे दिया। तो फिर हमारे नेचुरली हम जाके डेवलपमेंट उनके एयरबेस की करते हैं। अब ये पाकिस्तान और अमेरिका को पसंद तो आएगा नहीं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, अफगानिस्तान की जनता के साथ में भारत के हमेशा संबंध गहरे, मजबूत, प्रगाढ़ रहे हैं। तालिबान ने उसको अब समझा है, और तालिबान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया है, और दोस्ती का हाथ नहीं, गले मिलना शुरू किया है, ये मैं कहना चाहूंगा आपसे। तो इस चीज को नया ना माने, इसको एक रियलाइजेशन मान के चले। बट ये रियलाइजेशन के साथ ही साथ एकदम से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे गर्म हो गया है। डरेंट लाइन प्रॉब्लम तो 100-125 साल से है उनकी टेक्निकली, और कौन सी हिस्टोरिक प्रॉब्लम कब, जैसे हमारे देश में लोग फॉल्ट लाइन ढूंढते हैं, वहां तो एक जेन्युइन फॉल्ट लाइन है, क्योंकि अफगानिस्तान एट बेस्ट ऑफ टाइम्स कभी उसको माना नहीं, पावर नहीं थी हटाने की ब्रिटिश टाइम्स में और देन पाकिस्तानी स्टेट के साथ। बट विद पाकिस्तानी स्टेट क्रम्बलिंग, आपको लगता है कि ये फाइनली अफगानिस्तान सेंस कर रहे हैं उनके लिए भी एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है डरेंट लाइन को शिफ्ट कर पाने की? बिल्कुल।
देखिए, अफ़गानिस्तान ने कभी ड्यूरेंट लाइन को माना ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा रोटी-बेटी का संबंध जो है वो उस पार से है। पश्तून जो हैं, उनके लिए ट्राइब इम्पोर्टेंट है। अफ़गान्स जो हैं, दे आर अ वेरी स्कैटर्ड कम्युनिटी यू कैन से दैट। उसके अंदर उज़्बेक, हज़ारा, पश्तून, अलग-अलग कम्युनिटीज़, बलोच भी हैं उसके अंदर, ये सब हैं। अब इनकी रिश्तेदारी जो है वो ड्यूरेंट की इस तरफ भी है। तो इनके लिए अपने कबीले वाले जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत एक ड्यूरेंट लाइन के, तो इन्होंने ड्यूरेंट लाइन को भी माना नहीं। पाकिस्तान ने गलती क्या की? अगेन दे सॉ द प्रॉब्लम एज़ अ नेल, तो इन्होंने स्लेज हैमर निकाली। इन्होंने 250-500 किलो के ग्लाइड बॉम्ब जो थे अपने चाइनीज़ जेएफ थंडर या सॉरी ब्लंडर विमान से इन्होंने गिराए और उससे जाके सिविलियंस मरे हैं। इन्होंने धीरे-धीरे उन लोगों को एलिनेट करना शुरू किया। आज आलम ये है कि पाकिस्तानी जो पंजाबी आर्मी है, उसको भगाते हैं पश्तून और बोलते हैं कि जाओ वापस अपने, हम तुम यहाँ आओगे तो तुम मारे जाओगे। तो इनकी बसेस की वीडियोज़ आए हैं बाकायदा भागते हुए वहाँ से। और जिस तरीके से उनको हैकल करते हैं वहाँ के लोग, आपने वीडियो देखे होंगे कि जाओ तुम तो खूनी आर्मी हो, ये क्या है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वहाँ पर जो पुलिस है, वो आर्मी को सुना रही है कि तुमसे तो तालिबान नहीं समझते, जाओ, जाओ वहाँ जाओ। तो इस समय पाकिस्तानी आर्मी इज़ एट अ वेरी अनएनविएबल पोज़ीशन। आसिम मुनीर साहब ने अपनी आर्मी को बेच दिया, गिरवी रख दिया उन्होंने। पहले सिक्योरिटी गार्ड बना के उनको ओमान भेजा था, फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे। अब उन्होंने बोल दिया 25,000 जाएँगे और अपनी शहादत देकर आएँगे क्योंकि इनको हूती तो छोड़ेंगे नहीं। हूतीज़ ने पहले ही बोल दिया कि 25,000 कब्रें तैयार रखो तुम, यहाँ पर अगर आते हो तो। तो इस समय जो ये टास्क फेस कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट टास्क और पाकिस्तान जो इस समय मुसीबत से मुसीबत और गर्त में गिरता चला जा रहा है। इनके जर्नल और इनके पॉलिटिशियन जो हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा के यहाँ से भाग जाएँगे। इनकी जनता जो है वो दुखी होके रह जाएगी। पर आपने एक बात बोली जो मेरे दिमाग में रिवर्बरेट कर रही है कि जब पाकिस्तान पे इतना प्रेशर आएगा, इतना पैनिक आएगा तो उसका गेट आउट ऑफ जेल, स्टे इन पावर कार्ड एक ही है, जो आपने कहा भारत। अब वो स्टे इन पावर कार्ड के लिए भारत, तो आपको क्या लग रहा है कि वो क्या भारत में और हो सकता है जो ये डॉक्टर्स का हमला था, ये भी कि भारत रिस्पॉन्ड करे पाकिस्तान के अंदर, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान जाके वर्ल्ड में तो रो सकता है कि भैया उनके अपने डॉक्टर थे, उसके लिए आके उनके अपने डोमेस्टिक इश्यूज थे, उसके लिए आके पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं और यूएस तो बार-बार नॉइजेस और साउंड्स बना ही रहा है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। यू नेवर नो वो किस तरफ बैठता है, चाइना तो अग्रेसिव होगा ही होगा। तो डू यू थिंक दैट इट इज इन दैट सेंस अ वेरी डेंजरस टाइम फॉर भारत आल्सो? ओके, इश्करन इफ यू हैव नोटिस्ड इससे पहले जब भारत पे हमला होता था, हम आनन-फानन में बोल देते थे ये पाकिस्तान का काम है, आतंकवादियों का काम है। हुँ, इस बार ब्लास्ट होता है, वी से कि देयर वाज़ अ ब्लास्ट। हुँ, वी डिडंट इवन से इट वाज़ अ टेररिस्ट ब्लास्ट और इट वाज़ एन अटैक। हुँ, हुँ, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सिक्योरिटीज़ की बैठक होती है। हुँ, हुँ। वो आती है, कहती है कि इट वाज़ अ टेररिस्ट एक्ट। आफ्टर 48 आवर्स। यस। हुँ, अच्छा, मार्को रूबियो इस समय जी7 के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में बोलते हैं, आई हैव फुल फेथ इन द इंडियन इन्वेस्टिगेशन बीइंग कैरिड आउट। हुँ, क्लियर? हुँ, हुँ, स्विस एम्बेसी ट्वीट करती है कि दे कंडेम द टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया। हुँ, अर्जेंटीनियन एम्बेसी ट्वीट करती है कि दे कंडेम द टेररिस्ट एक्ट ऑन इंडिया। व्हाट इज हैपनिंग इज हुँ, दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग श्योर फुट स्टेडी स्टेप्स हुँ, इसको पूरा लेके आने के लिए कि आखिर है क्या। अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि दिस वाज अ एक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। हुँ, हालांकि इंडिकेशन बहुत है, हुँ, बाइनेंस का है, हवाला का हुँ, ट्रांजैक्शन है, हुँ, रिकॉर्ड्स हैं सैटेलाइट फोन्स के कराची और पीओजे के तक जाते हुए, हुँ, बहुत कुछ है। हुँ, हुँ, एक वो डॉक्टर पकड़ी गई है जो कि लखनऊ में उसके तार जुड़े हुए थे, हुँ, वहाँ से हाफ़िज़ सईद की हुँ, बहन के साथ में। हुँ, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बोला है कि पाकिस्तान इसके पीछे था। हुँ, So हुँ, once the investigation is out, हुँ, Pakistan is named, that will be हुँ, the tipping point. एंड अब तक आपने क्या किया है, डिप्लोमैटिकली पूरी वर्ल्ड का ओपिनियन रैली किया है कि इट हुँ, वाज अ टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इंडिया। यहां हुँ, तक हमने लगे कर हुँ, दिया है। नाउ द वर्ल्ड इज सेइंग इट वाज अ टेररिस्ट अटैक। कहां हुँ, से टेररिस्ट अटैक होता है हमने नहीं बोला है। जब हम बोलेंगे देन द वर्ल्ड विल हैव टू एग्री टू इट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि अगर हुँ, हमने जो गलती पास्ट में की थी, इस बार हमने वो गलती नहीं की है। हुँ, तो व्हाट हैपेंस इज कि अब एफएटीएफ जब आएगा तो हुँ, उसको कम से कम ग्रे लिस्ट में डालने के लिए पूरा का पूरा मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है। सो दैट इज अ बिग शिफ्ट इन आवर पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड द अप्रोच टुवर्ड्स एनी अटैक ऑन इंडियन सॉइल।
वो शिफ्ट तो एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट तो हुआ ही है कि पाकिस्तान प्रॉपर में जाके हम कर रहे हैं, पर जैसे आपने कहा कि इमरान खान इशू के लिए अगर पाकिस्तान कुछ मिसएडवेंचर करता है तो वो एक नया चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर कुछ आई होप कुछ ना हो भारत में, बट उसके लिए जो आप बोल रहे हो बहुत लॉजिकल है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो वहां पे उसके पास इंडिया छोड़ के कोई ऑप्शन ही नहीं है जहां से वो टेंशन डाइवर्ट कर सकता है। जी जी जी, लेट्स होप ऐसा ना हो, पर अगर होता है तो देन डेफिनेटली वील हैव टू सी सर। थैंक यू सर सो मच फॉर योर टाइम एंड डिस्कसिंग ऑल दीज इश्यूज, एंड अगर हुआ कुछ आने दिनों तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू कम एंड डिस्कस दोज इश्यूज। Definitely, it was a pleasure speaking with you. Bye bye. थैंक यू Jai सर। Hind. जय हिंद सर।